अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, इसरार के साथ वंस अगेन। जैसे मैंने पहले अनाउंस किया था कि अभी हम बात करेंगे। आपको पता है एक बड़ा डेडली क्लैश हुआ है चाइनीज़ और इंडियन फ़ौज के दरमियान, और जिसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक 20 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे जा चुके हुए हैं भारत के। और उनके जो फ़ौजी थे उसमें एक कर्नल जो थे वो भी उसमें मारे गए। और बकौल इंडिया के चाइनीज़ का भी नुकसान हुआ है, लेकिन चाइनीज़ ने उसको कंफर्म नहीं किया। और इतलात ये हैं कि ये जो टोल है ये ज़्यादा भी हो सकता है। जब ज़्यादा से हो सकता है तो उसके उससे मुराद ये है कि कई लोग मिसिंग्स हैं, और कई लोग जो हैं वो वहाँ पे, चूंकि एक बिल्कुल कॉन्फ्लुएंस है, दरिया बड़ा साथ एक बड़ा नैरो सा एक वहाँ पे जगह है, तो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग वहाँ पे दरिया में भी डूबे हैं और कुछ पता नहीं है। तो एक बड़ी फ्लूइड सी सिचुएशन है। इसका होगा क्या, ये बड़ा एक क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि क्लैशेस होना और फिर अ, कुछ लोग पहले तो कह रहे थे कि जी फायरिंग नहीं हुई, लेकिन अब इतलात ये हैं कि फायरिंग हुई है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग जो हैं वो बैटॉन्स वगैरह से तो नहीं मारे जा सकते, ना पत्थरों से मारे जा सकते हैं। तो कुछ ना कुछ हुआ है। तो ये एक जो ट्रिकी सिचुएशन है, इसका जरा आज हम तजिया करना चाहते हैं। और मेरे साथ पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, और पाकिस्तान की जब स्ट्रेटजी की बात आती है तो बहुत बड़ा नाम ब्रिगेडियर सैमसन शरफ साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, मैं उनको स्क्रीन पे लेके आता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम इसरार कसाना साहब, और कनाडा में और नॉर्थ अमेरिका में तमाम पाकिस्तानियों को सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सैमसन साहब। एक तो ये है कि आप इतने बिजी होते हैं, इसके बावजूद आपने टाइम निकाला, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। और मैं लोगों को भी ये बता दूं कि पाकिस्तान में राइटिंग के हिसाब से जो मिलिट्री अफेयर्स के ऊपर जो लिखते हैं, ब्रिगेड साहब का बहुत बुलंद नाम है माशाल्लाह। और जिस तरीके से वो जो हम लोग अक्सर बात करते हैं ना कि सोल्जर स्कॉलर वाला कॉन्सेप्ट, तो ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो टिपिकल एग्जाम्पल और टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल हैं सोल्जर स्कॉलर वाले कॉन्सेप्ट की। और हमारे प्रोग्राम्स में भी आते थे, पीटीवी पे भी, और मेरे बड़े भाइयों की तरह है। तो इसलिए इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली फ्रेंड, फैमिली कजन, या जो भी आप कह लें। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे। तो ब्रिगेड बहुत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आजकल हो क्या रहा है? बस आजकल एक तो मैं लिखता हूँ, दूसरा हमारा रोमन कैथलिक चैरिटी का एक कॉलेज है जिसको हम यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मैं रेक्टर हूँ। अच्छा जी। और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, लेबर विंग का प्रेसिडेंट हूँ मैं। और जी। पाकिस्तान में जो लेबर तहरीक है उसे एक जिद्दत देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमारे इकनॉमिक हालात इतने बुरे हैं कि उसमें भी बहुत ज़्यादा डाउन है। बस यही मेरी मसरूफियात हैं। ठीक है। अच्छा, अब जरा आते हैं जो कल क्लैश हुआ है उसके ऊपर। और मैं देख रहा था कि ब्रिगेड साहब, जब ये वाकया हुआ है तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पूरा एक दिन लिया गया उसके ऊपर रिएक्शन शो करने में। हालांकि लोग इनके काफी मर चुके हुए थे, और एक बहुत बड़ा सीरियस किस्म का क्लैश हुआ, तो इसके बावजूद इतनी ज्यादा एहतियात और इतना ज्यादा सबड्यूड रिस्पॉन्स, इसकी क्या वजह हो सकती है? आपके लोग मर गए हैं, आप रिएक्शन दें, आप एहतजाज करें, तो ये इतना इतना एहतियात क्यों की जा रही है भारतीय हुकूमत की तरफ से? भारत इस कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार ही नहीं है। जी। ना उनका मिलिट्री सिस्टम ट्यून अप है चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट के लिए। जी। क्योंकि भारत ने हमेशा कहा है कि वो टू फ्रंट वॉर पे इन्वॉल्व होगा चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ठीक। हकीकतन उन्होंने अपना सारा फोर्स स्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान के खिलाफ बनाया है। वो फोर्स स्ट्रक्चर चाइना के खिलाफ ऑपरेट ही नहीं कर सकता 3000 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर पे। और अब क्योंकि उसका फुकदान है तो चाइनीज़ कन्फ्यूज्ड हैं। दूसरा, चाइनीज़ मिलिट्री को, उनके पॉलिसी मेकर्स को अपनी जो तमाम वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनका भी बहुत ज़्यादा इल्म है कि पाकिस्तान के साथ तो वो सोशे कर सकते हैं, सोशा चला सकते हैं, चाइना के साथ नहीं चला सकते, क्योंकि चाइना की कुछ एरियाज़ में जो मॉडर्न वॉरफेयर में आते हैं जी। ओवरवेलमिंग सुपीरियॉरिटी है। सो बेसिकली दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे आर नॉट इक्विप्ड एंड दे आर नॉट मोटिवेटेड इनफ टू इन्होंने कुछ ऑपरेशनलाइज नहीं किया बैटल सेक्टर के अंदर कि किस तरीके से इन्होंने चाइना को डील करना है। इनका जी। जो माउंटेन वॉरफेयर है वो चोटियों वगैरह पे कश्मीर में या सियाचिन के एरिया में उस तक महदूद है। इतनी बड़ी पावर के खिलाफ इन्होंने अपने कोई ऑपरेशनल प्लान्स जो है ना वो
सिंथेसाइज नहीं किए हुए, जो सिंथेसाइज किए हुए हैं वो 30 साल पुराने हैं। और ठीक। जैसा कि इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी कहा है, जो प्लान जो इम्प्लीमेंट करने लगे हैं अभी, वो 30 साल पुराने हैं, और 30 साल में जंग व जदल, जो मैदान जंग है, वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुका है। सो इंडिया इज़ आउट ऑफ ट्यून विद टाइम्स। हम्म। तो अभी जो कल अटैक हुआ है, इसकी क्या इतलात आप तक पहुंची हैं? ये किस तरह हुआ है? ये इतना बड़ा, मतलब कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, इतने सालों के बाद गोली चली है वहां पे। ये तो बिल्कुल एक अनहोनी सी बात हुई है, क्योंकि इंडियंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि चाइनीज जो है वो इस एक्सटेंट तक चले जाएंगे कि लोगों को मार देंगे। ये वाली टेक्निक इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल की हुई है सियाचिन के अंदर। जी। पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा नदी नाले घाटियाँ तंग रास्ते होते हैं, हम्म। और इंसानी कुव्वत, इनफरादी कुव्वत के साथ एक एक घाटी को कवर करना मुमकिन नहीं होता। लिहाजा सिपाही ये करती हैं कि चोटियों के ऊपर अपनी पोजीशन संभाल लेती हैं, जहाँ से दूर तक का इलाका उनको नज़र आता है, जो नज़र आता है उस पर फायर भी कर सकती हैं। और ठीक। घाटियाँ वगैरह जो है वो कवर करते हैं छोटे छोटे पेट्रोल्स के साथ, लिसनिंग हम्म। पोस्टों के साथ। मुझे यूँ लगता है कि ये इंडिया ने नफूज या इन्फिल्ट्रेशन के साथ एक रेडिंग टाइप अटैक करने की कोशिश की चाइनीज़ के ऊपर, उनको घेरे में ठीक। लेने की कोशिश की। इलाका तंग था, और उस इलाके की मुनासबत से जो नफरी थी इंडिया की साइड से बहुत ज़्यादा थी, और वहाँ पे जगह कम मैसर थी, वहाँ पे क्लैश हुआ। कुछ लोग घाटियों से नीचे भी गिरे दरिया के अंदर, और ये दरियाए श्योक की एक श्योर। शाख है जो वहाँ से गुजरती है। जी। तो इस तरीके से ये क्लैश हुआ। अल्टीमेटली हो सकता है इसमें फायरिंग भी हो, लेकिन फायरिंग की अभी तक कोई इतलात मुझे नहीं मिली है। जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे जो पता चला है उसमें कुछ लोगों ने ये ट्वीट्स वगैरह भी किए हैं, क्योंकि जो बॉडीज गई हैं वापस उधर से उन्हें उन्हें कुछ अंदाजा हुआ है। और ख़ास तौर पे एक ट्वीट जो मैं देख रहा था कि जो कर्नल साहब इसमें कल हलाक हुए हैं, उनके तरफ से एक दिन पहले घर फोन गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देयर इज अ ह्यूज गल्फ बिटवीन द एक्चुअल सिचुएशन एंड द इमेज जो हमें क्रिएट किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो उन्होंने अपने घर वालों को बताया था कि देयर इज अ ह्यूज गल्फ बिटवीन द परसेप्शन एंड द रियलिटी। तो सिचुएशन तो वो काफी खराब लग रही थी। मैं जरा चाहता हूँ, मैं एक नक्शा यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ इससे और मैं पहले मैं कहूँ। आपको इससे जी। पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता जी हूँ, प्लीज। जो बहुत अहम है इस तनाजुर में, प्लीज गो अहेड। पाकिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए, दुनिया के जी। लिए भी, वो है लिजिटमेसी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक। जो कानूनी कयूद हैं कॉन्फ्लिक्ट शुरू करने के, हाँ जी। उसका जो मॉरल और लीगल हक है वो चाइना के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है। ठीक। और वो हक प्रोवाइड किया मोदी साहब ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और एब्सोल्युटली। 25A कर। उसकी वजह एब्सोल्युटली। से ये हुआ है कि आपकी शिमला एग्रीमेंट जो है वो भी पसे पर्दा चलेगी, क्वेश्चनेबल होगी, अब उस पर बहस बिल्कुल। हो सकती है। अच्छा, लाइन ऑफ कंट्रोल की हैसियत भी खत्म होगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हैसियत भी खत्म होगी। हाँ। अब पाकिस्तान और चाइना मानते हैं 1948 की रेजोल्यूशन को, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली भी उसको मानती है। तो लीगली जो है, अब ना मकाहन लाइन का कोई जवाज रहा है, ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का और रहा ना है, ही एलओसी ना का। लाइन ऑफ कंट्रोल का रहा है। तो हम्म। ये जो लीगल आर्गुमेंट है, इसके तहत जो है ना, इंडिया जो है वो पिट गया है, बिकॉज ऑफ एम्बिशन being an inheritor of the British colonial empire। जो कुछ ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर थी उसको मोदी समझता है उसने उसको इनहेरिट किया है, हम्म। और इसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और यही मूड पॉइंट है चाइना का डिस्कशंस के साथ, इंडिया के साथ, कि जो कुछ था 93 था, 96 था, 62 था, 59 था, उससे पहले की चाइना के साथ इंडिया की एग्रीमेंट्स थी, उन्होंने कहा वो सब कुछ खत्म हो गया है हम्म। आपके इस अनाउंसमेंट के बाद। तो बेसिकली जो इस वक्त सिचुएशन है और जो चाइनीज ने इंडिया को मैसेज दे दिया है, वो प्रैक्टिकली ये दे दिया है कि जो भी पहले हमारे एग्रीमेंट्स हुए हुए थे वो आपने नल एंड वॉइड कर दिए हैं। जो आपने 5 अगस्त को एक्शन लिया, उसके बाद उन्होंने ये मैसेज इस दफा दे दिया है कि जो गलवान वैली है उसका पूरे का पूरा इलाका हमारा है। तो क्योंकि ये मैं आपको बताऊं, जो 34
100 किलोमीटर का जो वो कहते होते हैं कि बॉर्डर है, चाइना ने उनको ये कहा है कि जी हमारा बॉर्डर आपके साथ सिर्फ 2000 किलोमीटर का है। तो अगर ये सूरत हाल बनती है तो गलवान वैली, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इस नक्शे के जरिए आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन भी कर दें कि उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के लिए क्या है, नहीं, चाइना के लिए। जी हाँ, इसका एक दूसरा तनाज़ा भी बता दूं कि जी चाइना और पाकिस्तान की एक बॉर्डर अग्रीमेंट हुई थी, बॉर्डर ट्रीटी नहीं, बॉर्डर एग्रीमेंट, जी जी। जिन्होंने कराकरम रेंज में अपने बॉर्डर्स को सीधा किया था। तो ठीक। पाकिस्तान ने कुछ एरिया 1963 में सीट चाइना किया को था। दे दिया था हाँ, और चाइना ने कुछ एरिया पाकिस्तान को दिया था। ओवरऑल पाकिस्तान को 50 किलोमीटर इलाका ज्यादा मिल 56 गया किलोमीटर गुजरात। ठीक। आज ये हुआ। अब वो अग्रीमेंट, और उस अग्रीमेंट पे लिखा गया है कि दिस एग्रीमेंट इज बाउंड टू बिकम अ ट्रीटी आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ कश्मीर इशू। हम्म, ये एक बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी जो बात कि 1963 में लिखी गई, और हमारे जो उस वक्त के हुक्मरान थे, मैं उनकी सिताइश करता हूं, उनको सल्यूट करता हूं कि उनमें इतनी ज्यादा फॉर दूर की नजर, साइटेडनेस। फार साइटेडनेस थी। अब ये बात भी चाइना की और इंडिया की नेगोशिएशंस में थोड़ा सा ये आया है कि इसमें एक तीसरी पार्टी भी इन्वॉल्व है, और अब अगर आप नक्शे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, मैं ख्वातीन हज़रात में आपको पहला नक्शा दिखाता हूँ और मैं फिर बेड़ी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें बताएं और एक्सप्लेन करें कि ये नक्शा जो है, ये आप देख रहे हैं सामने जी, ये है, आप देख रहे हैं कि सियाचिन का भी यहाँ पे पाकिस्तानी टेरिटरी भी नजर आ रही है, और यहाँ पे एक रेड लाइन भी है और यहाँ पे एक येलो लाइन भी है। तो ब्रिगेड साहब जरा ये समझा दें कि ये क्या इस वक्त हम देख रहे हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है जी। अगर सामीन नक्शा देखें तो जहां पाकिस्तान टेरिटरी लिखा है वहां पर एक पिन लगी हुई है, ये ठीक। सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक। ये 1984 तक पाकिस्तान के पास था, लेकिन 82-84 के दरमियान में इंडिया ने इस पे आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर लिया। इसके नीचे एक येलो लाइन है। ये येलो लाइन जो है वेस्ट ऑफ दौलत बेग ओल्डी कराकरम पास तक जा रही है। हम्म, ये एरिया पाकिस्तान का है लीगली। ठीक। अब ठीक। जहां पर ये दौलत बेग ओल्डी के करीब कराकरम पास पे मिल रही है चाइना के साथ, आप जी। देखेंगे एक मतवाजी लाल लाइन मगरिब की तरफ जा रही है। हाँ जी। ये वो लाइन है जो पाकिस्तान ने इलाके चाइना को दिए थे ठीक। 1963 में। अच्छा जी। तो लीगली स्पीकिंग इस ट्रीटी के तहत ये इलाके अब भी पाकिस्तान को एक्सेसिबल है, क्योंकि ये एक फ्रंटियर है, परमानेंट बॉर्डर नहीं है। और फ्रंटियर्स में फ्री एक्सेस होती है दोनों मुल्क के लोगों को, ठीक। डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट्स। तो ये इसके साथ ही आप मशरिक पे देखें तो दौलत बेग ओल्डी है, और नीचे अगर आप देखें राइट में तो क्लैश एरिया मैंने लिखा हुआ है। ये एक ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर की। श्योक रिवर असली जो है, जहां पाकिस्तान टेरिटरी लिखा है सियाचिन, सियाचिन जहां खत्म होता है वहां से श्योक शुरू हो जाता है और ये दरियाए सिंध में गिर जाता है। ये एक और ठीक। ट्रिब्यूटरी है जो चाइना से आ रही है, जिसके पास क्लैश हुआ है चाइना का और इंडियन इंडिया। फोर्सेस का। जी। ठीक। तो तो ये इस तो इलाके इसमें। का ज्योग्राफी है। जी। बीच में अगर आप देखें तो एक वादी सी है, ये जो है लद्दाख की वादी है। अच्छा। और इधर इंडिया ने काफी ज्यादा डिप्लॉयमेंट्स की हुई हैं, इनका एक एयरपोर्ट भी है, और सियाचिन की जितनी रसद है वो इसी इलाके से इंडिया करता है। और इसी इलाके में ब्रिगेड साहब जो उन्होंने एक रोड बनाई हुई है जो कि फिर ब्रिज जाके बनाया हुआ है, और वो बड़ा जी जबरदस्त हाँ। ब्रिज बनाया हुआ है जिसकी वजह से जी। चाइना को बड़ा रिजर्वेशन थी कि ये आपने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि आपने वहाँ पे ब्रिज बनाया, और फिर वो बेसिकली सप्लाई लाइन है उनकी, जो चाइना का जो SSN जो है उनका है, सब सेक्टर नॉर्थ जो है उनका, हाँ, उसकी सारी सप्लाई लाइन जो है वो इधर से जाती है, और और सियाचिन की भी जाती है। सियाचिन की सारी सप्लाई लाइन जो है वो इधर से जाती है। और अगर ये चाइना जो है यहाँ पे बैठ जाता है आके, तो इनकी गर्दन के ऊपर उसका पांव आ जाता है और इसकी सप्लाई लाइन बिल्कुल रुक जाएगी। और अगर ये एयरलिफ्ट करते हैं सप्लाई लाइंस और अपनी तमाम सप्लाईज को वहां पे डंप करते हैं एयर के जरिए, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं होगा। क्यों ब्रिगेड सर? नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव तो हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास बहुत बड़े बड़े रशियन सप्लाई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। और नहीं, लेकिन वो कितनी देर उसको सस्टेन कैसे करेंगे इतना ज्यादा? वो सस्टेन कर लेते हैं, उन्होंने कारगिल की लड़ाई में भी सस्टेन किया था उसको। हम्म, वो कर लेंगे, वो इतना बड़ा मसला नहीं होगा, क्योंकि
जहाज आते, ज्यादा मसला है उनका एयर डिफेंस का, कि ठीक। जब वो जहाज आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स जो चाइना के हैं उनको उधर ही हवा में इंटरसेप्ट कर लेंगे। जब वो हवा में इंटरसेप्ट हो जाएंगे हम्म, तो दे कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड इन द एयर, दे कैन नॉट डिस्ट्रॉयड बाय अ बुलेट बट डिस्ट्रॉयड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा। तो ये जो इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं, जो चाइना ने इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेप उठाया है, क्योंकि एक तो टेक्टिकल लेवल पे तो हम देख रहे हैं कि जी गलवान वैली का हो गया, फिर उन्होंने हॉट स्प्रिंग में भी जाके बकौल इंडिया के इंकर्जन्स किए हैं, फिर जो पैंगोंग सो का इलाका है उसमें भी उन्होंने जो फिंगर 8 फिंगर्स का इलाका जो है उसमें भी सारा का सारा उन्होंने किया है। लेकिन स्ट्रेटेजिक पिक्चर अगर आप देखें ब्रिगेड साहब, क्योंकि आप तो स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं और आप लिखते रहते हैं इसके बारे में, तो व्हाट इज द चाइनीज प्लान एक्चुअली? मैं ये समझ सकता हूँ कि, यानी ये मेरी एक प्रोफेशनल गेस है, और वो ये है कि चाइना इसको समेटना चाहेगा अगस्त के एंड तक। ठीक। जी, क्योंकि दो तीन फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि इंडिया इस वक्त अमेरिका का अलाय है, जी। और इंडिया में ऑलरेडी लोग बातें कर रहे हैं स्ट्रेट्स ऑफ लाका की, इंडियन ओशन की, और चाइना की डोमिनेशन करने की, यूजिंग इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, अमेरिकन, ये सारे जो नेटो की नेवीज हैं इन सबको। हाँ जी। आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो पैसिफिक कमांड थी उसका नाम चेंज करके इंडो इंडो पैसिफिक कमांड इंडो किया गया, पैसिफिक कर दिया। हाँ विच जी। इज चाइना स्पेसिफिक। उसमें बिल्कुल चाइना बिल्कुल। को शामिल किया गया, और इंडो पैसिफिक कमांड की जो हद है वो पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर्स तक आती है। हम्म, सो लिहाजा लिहाजा जो सेंटकॉम है अमेरिका की, जी हाँ। वो फौजी नुक्ता नज़र से होल्डिंग ऑपरेशंस कर सकती है पाकिस्तान अफगानिस्तान में। हम्म, जो स्ट्राइकिंग ऑपरेशंस हैं वो करने हैं इंडो पैसिफिक कमांड में, जिसमें इंडिया जो है अमेरिका का अलाय बन चुका है। ना सिर्फ इस कमांड में बल्कि एक न्यूक्लियर ट्रीटी में भी थोड़ा सा शेडेड किस्म का है, प्यूनिटिव रिटेलिएशन और कोऑपरेशन, और ये सारा कुछ जो इंडिया और अमेरिका के दरमियान हुई थी उसको ठीक। इन्होंने थोड़ा सा मुबहम रखा हुआ है। तो ये है गेम। चाइना इसके लिए टाइम गेन करेगा, सॉरी, इंडिया टाइम गेन इंडिया करेगा। टाइम गन का। चाइना के लिए टाइम की अर्जेंसी है, उससे पहले हो जाए ताकि बाकी फ्रंट ना खुलें, और मौसमी हालात ख़राब होने से पहले पहले वो हर चीज़ जो है वो चाइना के कंट्रोल में हो। और किसी ना किसी स्टेज के अंदर आपको ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 ममालिक के बॉर्डर्स आ गए हैं और जी हाँ। 3 ममालिक की अफवाज डिप्लॉयड है। हम्म, तो ये कन्फ्लैग्रेशन जो है वो खुदा न खास्ता बढ़ सकती है। गो कि पाकिस्तान अभी तक इसमें से बाहर है, लेकिन किसी भी टाइम जो है ये अगर बढ़ गई, जिस तरीके से इंडिया इश्तियाल अंगेजी कर रहा है कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे, सिविलियन इलाकों पे, इंडिया की कोशिश है, उनकी कैलकुलेशन है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को इसमें अभी हम सक इन करें, हम्म, ताकि जब पाकिस्तान साकिन होगा तो हम कहेंगे कि हमारी टू फ्रंट वॉर है, हमारे अलाइज हमारी मदद को आए। तो पाकिस्तान को सक करने के साथ उनका मकसद यह है कि अमेरिका को भी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर साकिन किया जाएगा। ठीक है। लेकिन जब से कोल्ड वॉर हुई है, हाँ जी। दूसरी जंग अजीम के बाद, तो दो बड़ी पावर्स बराह रास्त फेस टू फेस जो है उनकी आपस में कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुई, मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुई। ना वार्सा पैक्ट और नाटो के दरमियान हुई, ना जी। पैसिफिक रिम में हुई, कहीं भी नहीं हुई। तो अगर ये हुआ तो ये पहली दफा होगा, और अगर हो गया तो फिर तबाही है। हम्म। जब आप तबाही की बात करते हैं तो उससे क्या मुराद है? तबाही पूरे रीजन के लिए है, हमारे लिए है, या किसके पूरी लिए? दुनिया के लिए होगी, फिर वो पूरी दुनिया के लिए होगी। इसके लिए जो स्ट्रेटेजिस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, नाटो में, चाइना में, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, इन हम्म, सब को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या कन्फ्लैग्रेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट हम्म, बियॉन्ड द इंडो चाइनीज बॉर्डर एंड बियॉन्ड चाइनीज इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इज इट वर्थ इट, इज द हम्म, कॉस्ट ऑफ इट वर्थ एनी अचीवमेंट? मेरे ख्याल में उसकी कोई अचीवमेंट नहीं होगी, उसकी सिर्फ नेगेटिव्स होंगे, दुनिया तबाह होगी। हम्म। और तो इसमें, इसको कहते हैं डिटरेंस वैल्यू। जी। लेकिन लेकिन मुझे ये बताएं ब्रिगेड साहब, आप तो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से
चाइना ने मिलिट्री कोएर्जन का इस्तेमाल किया है, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। इस वक्त जो है आप देखें कि किस तरीके से उन्होंने कुछ भी नहीं किया है सच, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का हम जब स्टैंड देख रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के पूरे वो लोग के जो इस वक्त हर वक्त आके चेस्ट थंपिंग कर रहे होते थे पाकिस्तान के खिलाफ, और जनाब वो जो मीडिया था उनका जो कहता था कि चढ़ दौड़ो पाकिस्तान के ऊपर, आज मैं देख रहा था कि उनके तमाम माशाल्लाह जो एंकर्स हैं वो इतने डिसेंट हो गए हुए हैं। उनके जो वजीर खारजा हैं, वजीर दिफा हैं, वो इतने डिप्लोमेटिक हो गए हुए हैं। उनकी आवाज़ सुने, उनकी गुफ्तगू सुने बड़े धीमे मिजाज से। तो ये जो है मुझे सिलसिला। मुझे एक शक है, जी ये इंफॉर्मेशन तो जब मिलिट्री हिस्ट्री लिखी जाएगी इस कॉन्फ्लिक्ट पे तो उस वक्त सामने है, लेकिन मुझे एक शक है, जी अगर मैं चाइनीज फोर्सेस का कमांडर होता तो मैं अपना सुपीरियर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और साइबर स्पेस डोमिनेशन को इस्तेमाल करके एक महदूद मुद्दत के लिए तमाम इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम्स, सर्वेलेंस सिस्टम्स, रडार सिस्टम्स उनको जैम कर। मफलूज करता था। मुझे लगता है कि जिस टाइम फ्रेम में चाइना ने ये मूवमेंट की है, ये मफलूज हो चुके थे। इनको समझ ही नहीं आई कि हमारे साथ क्या है। बिल्कुल, यानी एक छोटा सा एग्जांपल है बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का रिएक्शन। अगर पाकिस्तान ने पाकिस्तान भी जैसा किया था, मुल्क, पाकिस्तान ने भी इनका पूरा सिस्टम मफलूज कर जैम दिया कर था। दिया था बिल्कुल। अगर पाकिस्तान कर सकता है हाँ, तो चाइना की तो उससे 1000 से भी ज्यादा गुना ज्यादा कैपेबिलिटी। बल्कि चाइनीज से तो ब्रिगेड साहब आपको पता है कि चाइनीज से तो अमेरिकन अब डरने लग गए हैं कि उनके जो साइबर टेक्नोलॉजी है, उनकी जो स्पेस उन, आउटरीच है। उनके जो फ्लीट के एडमिरल हैं उन्होंने कह दिया, आपको कह याद दिया होगा था। 2 माह हाँ, पहले, बिल्कुल कि बिल्कुल। हमारे में कैपेबिलिटी नहीं है इनसे टक्कर लेने की। अब ये तो ऑन एब्सोल्युटली। रिकॉर्ड है। जी हाँ। हाँ, तो इसमें जो देखे ना, मुझे एक चीज याद आ रही है, जो जुलाई 19 में 2019 में जो चाइना का एक वाइट पेपर आया था, जो डिफेंस वाइट पेपर था, उसमें उन्होंने ये कह दिया था कि जनाब हम लोग 3 डोमेन से 6 डोमेन में चले गए हैं, और अब हमारे जो टारगेट्स हैं वो ये हैं कि हमने मॉडर्नाइजेशन का जो अमल है वो हमने पूरा करना है 2035 तक, और 2050 तक हम लोग इस काबिल हो जाएंगे कि हम ग्लोबल वॉर्स जीतना शुरू कर देंगे। तो ये जो सूरत हाल है जिसमें मॉडर्नाइजेशन भी उनकी हो रही है, उनकी स्पेस भी चल रही है, उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डोमेन है उसमें भी वो चले गए हुए हैं। तो इसका यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो मिलिट्री कोरिजन का इस्तेमाल जो इन्होंने किया है चाइनीज ने, ये इंडियंस तो सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ ये हो जाएगा। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कि उनका सिस्टम चाइना ने किसी ना किसी स्टेज पे मफलूज किया है, उसके बगैर ये हो ही नहीं सकता था। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि चाइनीज तो 6 डायमेंशंस कह रहे हैं ना कॉन्फ्लिक्ट की, जो आपने मेंशन की है। हाँ जी। इंडियंस भी 6 कह रहे हैं। मेरा अपना एनालिसिस है कि ये 6 की बजाय 7 डायमेंशनल 7 कॉन्फ्लिक्ट है। 7 चलें, है। उस पे भी मैं जरा ये आपको एक नक्शा दिखाता हूँ, उस पे भी जरा हम जी, बात करते हैं कि ये जो वॉर है ये किस किस लेवल पे हो सकती है। ब्रिगेड साहब जरा ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें जी, काइंडली। इस वक्त इस थिएटर के ऊपर कुछ इंडियन सैटेलाइट्स होंगी, जी। कुछ अमेरिकन और यूरोपियन सर्वेलेंस सैटेलाइट्स होंगी, अच्छा जी। कुछ जियोस्टैटिक सैटेलाइट्स होंगी जो आपका इंटरनेट और जीपीएस सिस्टम्स ये चलाती हैं, हाँ जी। और इस सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा चाइनीज सैटेलाइट्स भी होंगी। ठीक। तो ये सैटेलाइट्स जो हैं थर्मल इमेजिंग के साथ, इलेक्ट्रॉनिक ईव्सड्रॉपिंग के साथ, इंटरसेप्शन के साथ, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो एक हाँ जी। टेक्निकल अल्फाज है मैं इस्तेमाल नहीं, वो हर चीज की सर्वेलेंस कर रही हैं। एंड दिस इज अच्छा जी। कॉल्ड द डोमिनेशन ऑफ आउटर स्पेस। ठीक। आउटर स्पेस में चाइना की डोमिनेशन ज़्यादा है। गो के इंडिया पिछले दिनों में आउटर स्पेस में ऑब्जेक्ट्स को तबाह करने की डेमोन्स्ट्रेशन की थी हाँ जी। अपनी मिसाइलों के साथ, लेकिन ये कैपेबिलिटी चाइना में कहीं ज़्यादा है। और ये कैपेबिलिटी भी है कि अगर इंडियन मिसाइल्स आएंगे उनकी सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो हाँ जी। उनको ये रास्ते में भी इंटरसेप्ट कर लेंगे। तो ये जो डोमिनेशन ऑफ आउटर स्पेस है पहला फैक्टर, ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त चाइना के हक में है, अनलेस अमेरिका और इजराइल भी ऐसी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं इंडिया को जो कि उनके जी। पास हैं। तो ठीक है। उस सूरत में
ये जो है पल्ला बराबर हो सकता है, लेकिन अगर वो नहीं प्रोवाइड करते, यानी जो चाइनीज जो इजरायली सिस्टम्स थे इनके पास कश्मीर में, जब हमने बालाकोट के बाद स्ट्राइक की थी, वो फेल हो गए थे पाकिस्तान के अटैक के आगे। उसके और बाद अगला पाकिस्तान ने सक्सेसफुली अटैक किया था जाके और उनको पता बिल्कुल भी नहीं सर, चला। उनका टारगेट एंगेज की और पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया कि टारगेट के 500 गज राइट, 500 गज लेफ्ट हमने मारा है, हमने ह्यूमन लाइफ को नहीं डिस्ट्रॉय किया। बल्कि एक एक टारगेट के ऊपर तो इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हुए थे वहां पर बैठे हुए थे, बिल्कुल कमांड बैठे हुए। पोस्ट। हाँ, उनको छोड़ दिया गया था। और ये मेरा ख्याल है कि ये भी बड़ा एहसान था हमारा वैसे कि लेकिन दूसरा ये था कि ये डिस्प्ले भी था। मेरा ख्याल है ब्रिगेड साहब, ऑफ प्लीज करेक्ट मी इफ आई कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड इंटेंशन, डिस्प्ले ऑफ कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी एंड कैपेबिलिटी इंटेंशन। कैपेबिलिटी और इंटेंशन, और ब्रिगेड साहब साथ इंटरऑपरेबिलिटी जो है, कि जो जी हमारी और चाइना का जो इंटरऑपरेबिलिटी है, उसकी नहीं, भी एक बहुत बड़ी डिस्प्ले था। नहीं उसकी नहीं थी। ये ऑपरेबिलिटी 100% पाकिस्तान एयरफोर्स की, अपनी थी, पाकिस्तान आर्मी की और पाकिस्तान नेवी की थी, इसमें तीनों चाइना की। का कोई रोल नहीं था। नहीं, इसमें चाइना का कोई रोल नहीं था, बिल्कुल लेकिन नहीं। लेकिन जो जो हमारे इंडिया हमारे जी अपने जो जहाज हैं अवाक्स, ये जी उनकी थी। हमारे ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स की थी, पाकिस्तान एयरफोर्स के, पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान नेवी के। लेकिन लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अब देखें ना, जो चाइना के साथ हमारा जो डिफेंस एरियाज में कोऑपरेशन हो रहा है, अगर खुदा ना खास्ता इंडिया जिस तरह अभी वो थंपिंग वगैरह कर रही है, चेस्ट थंपिंग हो रही है, अगर ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं, जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि हो सकता है कि ऐसा करें, पाकिस्तान को साकिन करने की कोशिश करेंगे, तो अगर होता है तो चाइना चुप करके तो नहीं बैठा रहेगा, चाइना पाकिस्तान के साथ शेयर करेगा ना अपनी टेक्नोलॉजी को। देखें, हर सिपाही जो होता है ना, वो जंग नहीं चाहता, वो अमन चाहता है। ठीक। क्योंकि जो मंतकी इंजाम है हर जंग का, वो अमन है। जितनी बड़ी जंग हो जाए, एंड में फॉरेन पॉलिसी आती है, पीस नेगोशिएशंस होती हैं और अमन आता है। ठीक। तो सिपाही कभी भी जंग नहीं चाहता। इस सूरत हाल में तो मैं ये चाहूंगा कि इंडिया कन्फ्लैगरेशन करे पाकिस्तान के साथ। करे। और अगर पाकिस्तान के साथ कन्फ्लैगरेशन की, तो इंशाल्लाह लद्दाख क्या 15-20 दिन की मार है। इंशाल्लाह। जी। तो तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान केपेबल है लद्दाख लेने के लिए? पाकिस्तान आर्मी बैटल हार्ड ही है भाई। इसने टेररिज्म की जो जंग लड़ी है ना, वो बड़ी मुश्किल जंग थी। हथियार उनके पास भी वही थे तकरीबन तकरीबन जिनको इन्होंने हराया है। वो जंग जो अमेरिका 20-22 साल नहीं जीत सका अफगानिस्तान में, जो रूस नहीं जीत सका, पाकिस्तान आर्मी ने 10 सालों में जीती है। और शिद्दत ऑपरेशंस की आखिरी 4-5 साल में थी। तो सही बात। इट्स अ वेरी हाईली ट्रेन्ड आर्मी एंड हाईली मोटिवेटेड आर्मी। तो आप समझते हैं कि अगर अगर इन्होंने कोई बेवकूफ़ी की या कोई इस तरह का कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, तो जिस तरह के अभी तक हम देख रहे हैं कि ये फंसे हुए हैं और हड्डी इनके गले में फंसी भी है, तो ये मजीद फंसेगी और इनके लिए बचना वहां से मुश्किल हो जाएगा और पूरे का पूरा कश्मीर जो है ये अपने हाथ से खो देंगे। हम 1971 का बदला ले सकते हैं। और हमारे तो तकरीबन 33-34 हज़ार फौजी थे ना, जो जंगी कैदी बने थे, सिविलियन मिला के, बाकी बिल्कुल। महकमे मिला के 99,000 की बात करते हैं। यहाँ तो हम लाख से ज़्यादा बंदे कैदी कर लेंगे, ये आप जहन में रखें। सप्लाई लाइंस इंडिया की जो है, एक तो लेह और कारगिल के इलाके से आ रही है, और बाद में वो लेह से आगे जाके श्योक रिवर के साथ साथ और उसकी ट्रिब्यूटरी के साथ साथ एक मेन रोड है, एक ट्रैक है, ये दोनों ऊपर तक जाती हैं। ठीक है, गुलवान वैली तक और दौलत बेग ओल्डी तक। दूसरा, इनका इंडियन टेरिटरी से हिमाचल प्रदेश वगैरह से भी रास्ते आ रहे हैं, वो जी। डफाइलों में से आ रहे हैं। और उनको जो प्रिसीजन गाइडेड मिशन हैं, वो तो 10 मिनट की बात है, वो रास्ते बंद हो जाएंगे। कारगिल दराज भी बंद हो जाएगा, 10 मिनट की मार है। हाँ। इनके ग्राउंड सप्लाई रूट्स जो हैं, वो काट दिए जा सकते हैं आधे घंटे के अंदर। अच्छा। जी। पाकिस्तान दराज कारगिल को तो 15 मिनट में काट सकता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। चाइना हिमाचल प्रदेश वगैरह के रास्ते इतने ही टाइम में चाइना भी ख़त्म कर सकता है। तो ब्रिगेड साहब, ये जो एक्शन लिया था इसने 5 अगस्त को, इसका मतलब है कि वो सारे का सारा बूमरैंग कर गया वो बूमरैंग कर सारे। गया है।
है ना। बिल्कुल और उसकी बिल्कुल। वजह से ये आप यूएन में भी नहीं जा सकते ना, या कि जाके यूएन में वो कह सकते हैं जी कि देखें ये चाइना ये कर रहा है वो कर रहा है, वो कहेंगे जी कि आपने तो खुद उसका स्टेटस चेंज किया। हाँ, क्योंकि कश्मीर इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस। हाँ जी। 18 रेजोल्यूशंस हैं। एक रेजोल्यूशन कहती है कि इंडिया ने जो भी अमेंडमेंट्स अपने आइन में की हैं उसका इतलाक हमारी रेजोल्यूशंस पे नहीं होगा, डिस्प्यूटेड स्टेटस बरकरार रहेगा। हम्म। ये रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की। तो इस वक्त जो है सूरत हाल, पाकिस्तान की फौज जो है, पाकिस्तान की अफवाज जो है, वो इस पूरी सिचुएशन को किस तरह देख रही हैं, आपकी क्या इतलात हैं? बड़ा कीनली ज़ाहिर है ऑब्जर्व कर रहे होंगे पूरी सिचुएशन को। अगर खुदा न खास्ता कोई मिस एडवेंचर होता है तो आर वी रेडी फॉर इट? देखें, एक फौजी मुबसर की हैसियत से, एक प्रोफेशनल सिपाही की हैसियत से, जिसने इस लेवल पे फौज में नौकरी की हुई है, इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है मैं अपनी इमेजिनेशन से, अपनी परसेप्शन से तख्लीक कर सकता हूँ। कुछ ठीक। ऑप्टिक्स हैं जो हमें मीडिया पे नज़र आती हैं, जैसे कल आपने देखा तीनों सर्विसेज के चीफ, जॉइंट चीफ, इन सब की पीजीआईएसए को मिलने की। एक ठीक। बड़ी मुफस्सल और डिटेल ब्रीफिंग हुई है या आईएसआई हेडक्वार्टर में, ठीक है ना? बिल्कुल। लेकिन जो हमारे ब्रीफिंग के जो असल बंकर्स हैं वो कहीं और हैं। हम्म। ये पब्लिक परसेप्शन के लिए तो ठीक है, वो बहुत डिटेल ब्रीफिंग्स हुई होंगी और वो बंकर्स जो हैं दे आर मैन्ड 24/7, हम्म। मोमेंट टू मोमेंट वहाँ पर एवेल्युएशन होती है, ठीक? ठीक। तो पाकिस्तान, आई एम 100% श्योर, इज फुली प्रिपेयर्ड फॉर ए लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट ठीक है, जब आप लिमिटेड की अंडर बात करते हैं अंडर तो अंडर अंडर ए न्यूक्लियर शैडो। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो डिटरेंस है, जी उसके साथ साथ अगर लिमिटेड होती है तो वो जाहिर है नॉन कन्वेंशनली होगी, वो कन्वेंशनली होगी ना। हाँ, ये इम्पोज किए, ये कॉन्सेप्ट हम पे इम्पोज किया है इंडिया ने। हाँ जी। 2000 के बाद इन्होंने दे स्टार्टेड टॉइंग विद द नोशन of fighting a successful limited conflict with Pakistan जी। under a preponderance of nuclear weapons, which is called a nuclear shadow. इंडियंस ये समझते थे कि उनकी इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग न्यूक्लियर सिक्योरिटी होगी फर्स्ट स्ट्राइक की, सेकंड स्ट्राइक की और रेजिडुअल स्ट्राइक की, जी। कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकेगा। और हम्म। उस अरसे में हम अपने ऑपरेशन मसलन कोल्ड स्टार्ट भी है, उसमें हम पाकिस्तान की टेरिटरीज ले लेंगे और उसको नेगोशिएटिंग टेबल पे ला के हाँ नाक उसका रगड़ के 71 की तरह हाँ अपनी हाँ। मर्जी की उनसे अग्रीमेंट कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो पाकिस्तान हुआ नसर ने तबाह कर दिया ना उनका तो। नहीं। एक तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया से ज्यादा है। हम्म। इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर टेस्टिंग कहीं ज़्यादा कामयाब थी इंडिया से 1998 में। इस चीज़ का मुझे इल्म है क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व था ज़ाती तौर ठीक। पे। तो हमारी उनसे कहीं ज़्यादा थी। ये दूसरी चीज़ है। सुपीरियरिटी। हाँ, तीसरी चीज़ यह है कि पाकिस्तान ने जो एयर लॉन्च्ड और ग्राउंड लॉन्च्ड और सी लॉन्च सिस्टम्स बना लिए हैं, हाँ, वो पूरे इंडिया को इनगल्फ करते हैं। इवन अंडमान आइलैंड जहां पर उन्होंने अपनी वहां पे बेसिस बनाए हुए इंटरमीडिएट हैं। रेंज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स न्यूक्लियर टिप्ड वहां पे लगाई हुई हैं, वो सब कुछ किया हुआ है। वो ठीक। इक्वेजन तो पाकिस्तान है ही नहीं, न्यूट्रलाइज कर दी न्यूक्लियर सिक्योरिटी की। हम्म। अब इसके ऊपर आप सुपर इम्पोज करें चाइना की न्यूक्लियर सिक्योरिटी, ठीक। तो वो जब नंबर्स आ जाते हैं तो अ न्यूक्लियर वॉर अंडर द न्यूक्लियर शैडो एज अ मैटर ऑफ चॉइस फॉर इंडियंस इज प्रोहिबिटिव। ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी बैकफायर कर गई है। और इंडिया के स्ट्रेटेजिस्ट खुद कहते रहे हैं कि मोदी हैज क्रिएटेड अ स्ट्रेटेजिक मॉडल। उसने एक हाँ। स्ट्रेटेजिक मॉडल क्रिएट कर दिया अपने मुल्क के लिए और इसमें से एब्सोल्युटली। निकलना बिल्कुल आसान नहीं है। हम्म। जैसे उनकी फोर्स मैगजीन के जो एडिटर हैं प्रवीण परवीन साहब, सोनी। उन्होंने डॉक्टर उन्होंने भी परवीन सोनी। कहा है। उसके बाद फरदौस साहब हैं, probably I rate him the number one, फरदौस अहमद, नंबर वन इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट, अ वेरी सेन हाँ। राइटर, जिसको मैं तकरीबन पिछले 30-35 बरस से मैं उसका कोई आर्टिकल नहीं छोड़ता हूँ। हम्म। उनको भी मैंने पढ़ा है डिटेल में, कभी उनको मिस आउट नहीं किया। इंडिया ने अपना जो एक एम्बिशन थी ऑफ बीइंग अ हेजुमन, हाँ। बीइंग अ सक्सेसर टू द ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर, उसके लालच में आके एक इंडियन संस्कृत लैंग्वेज में
वर्ड इस वर्ड लफ्ज है मंडाला। उन्होंने अपना मंडाला सर्कल एक्सपैंड करते करते इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग पे लाके पूरे खित्ते को खड़ा कर दिया। खड़ा कर दिया। ठीक बात है। अच्छा, ये हमारे दोस्त हैं मदर आलम साहब, उनका एक क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि ब्रिगेड साहब, डू यू थिंक द अदर कंट्रीज वुड कम टू सपोर्ट इंडिया इफ मोर सीरियस आर्म्ड क्लैश टेक्स प्लेस बिटवीन चाइना एंड इंडिया? विल दे बेट ऑन द रॉन्ग हॉर्स देन? What I'll say is, let's go back to Balakot strikes. Pakistan alone did not operate against India. Pakistan operated against many countries. एब्सोल्युटली। वेरी वेरी एडवांस्ड कंट्रीज। मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस जमाने में देखें जिन मुल्कों को पाकिस्तान से सबसे ज्यादा तकलीफ थी, आप और अखबारों जिनका की अभी थोड़ी खबरें देर पहले निकाल, आपने नाम भी लिया था। और वो रफाइल भी दे रहे हैं इंडिया को, ठीक है ना। हाँ तो हाँ। ये तीसरा मुल्क मैंने मेंशन कर दिया है। हाँ तो जी। इस टेम्पलेट में एज अ फौजी एंड स्ट्रेटेजिस्ट आई विल कंसिडर देम माय एनिमीज। यस, वो टेक्नोलॉजिकली तो इंटरवीन अब भी कर रहे होंगे हाँ। जी। तो इसमें जो सूरत हाल देख रहे हैं कि रफाइल वगैरह जब आते हैं तो बैलेंस ऑफ पावर में कोई तब्दीली आएगी? 6 महीने लग जाएंगे उनको ऑपरेशनल होने में, मेरे अपने अंदाजे में। वो आएंगे, इंडिया का मिलिट्री सिस्टम बनेगा, उनकी वर्कशॉप्स बनेंगी, रशियन इक्विपमेंट के साथ उसकी जेलिंग करनी होगी, पायलट्स को मनूवर्स में ट्रेन करना होगा। एक दफ़ा उड़ा के नहीं जहाज, कम से कम 70-80 फ्लाइंग आवर्स चाहिए एक पायलट को प्रोफिशिएंट होने के लिए एक नए जहाज के ऊपर। तो ये जी। सारी कैलकुलेशन है तकरीबन 6 माह, यानी 6 माह तक तो अगर वो जल्द अज जल्द आ भी गए, किस्तों हाँ। में आएंगे, तो वो ऑपरेशनल नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, ये हमारे एक और दोस्त हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है। वो कह रहे हैं कि जी कि ये सब वाज पाकिस्तान रिट्रीट इन कारगिल वॉर इन 1999 वाज अ मिस्टेक, एंड एट दैट टाइम कुड पाकिस्तान हैव टेकन कारगिल एंड सराउंडिंग एरियाज? प्लीज काइंडली एलैबोरेट। भाईजान, वी हैड टेकन कारगिल। हम्म। आप क्या बात कर रहे हैं? आपके अपने कजन ने आपको बताया होगा, जिसने मेरे से आपका तारुफ कराया था। एक बड़ा मशहूर जगह है टोलोलेंग, टॉलरिंग, हाँ। जिसका इंडिया ने बड़ा मुकाबला किया था। उसको हम कहते थे आजम पोस्ट। हम्म। दैट वाज ऑन द हिल्स ऑफ द्रास एंड कारगिल। अच्छा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सर्वेलेंस ऑफिसर थे कर्नल आजम, हाँ जी, हाँ जी। उस वक्त वो कैप्टन थे। हाँ। वो वॉलंटियर करके गए थे और उन्होंने अक्टूबर में उस जगह पे कब्जा किया था। और ही लिव्ड ऑफ द लैंड विद दिस कंपनी ओवर देयर फॉर 6-7 मंथ्स। वो तो हमने कब्जा कर लिया था, हम्म। डिप्लोमेटिक प्रेशर हम बर्दाश्त नहीं कर सके थे। हाँ, वो हम गिव इन कर गए फिर। वहां पे हम केवन कर गए थे, वरना टैक्टिकल लेवल पे इट वाज अ ब्रिलियंट ऑपरेशन। स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्योंकि यकसुई नहीं थी फौज और सियासी हुकूमत के दरमियान में, वहां पे हम मार खा गए थे। सही बात, बिल्कुल सही बात। उसमें यानी मिलिट्री लेवल पे हमारी कोई उसमें वो कोताही नहीं थी, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे आके हम रह रह गए थे जी। गए। ठीक है। अच्छा ब्रिगेड साहब, साथ साथ जरा मुझे ये भी बताएं कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें हम कश्मीर की सूरत हाल भी देख रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि अब नाउ इज द टाइम कि जिसमें कश्मीरी जो लोगों के ऊपर जुल्म हुआ है, और जहाँ जितने लोगों ने वहाँ पे शहादतें दी हैं, और जितनी हमारी बहनों की वहाँ पे इसमें दरी हुई है, और उनकी पूरी के पूरी जो लाइफ है उसको अपसाइड डाउन कर दिया गया है, क्या अब वक्त आ गया है कि उनकी दुआएं पूरी होने वाली हैं? क्या उनको कोई उम्मीद है कि अब आज़ादी उनके करीब आने लगी है? अगर तो सोरिश बढ़ गई, जी। अगर चिंगाड़ी आग में तब्दील होगी, तो पूरा कश्मीर इस दफा बगावत में उठ खड़ा होगा। और ये फिर आखिरी मार का होगा। तो जब आखिरी मार का होगा तो फिर इंडिया को अपना बंदोबस्त कर लेना चाहिए, मेरा ख्याल बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। है। जैसे एक सांप बिल से निकल के आगे। गिर साहब, मेरा ख्याल है कि यू आर ब्रेकिंग अप। थोड़ा सा दोबारा ट्राई करते हैं। गिर साहब का लगता है कि जो कनेक्शन है
वो थोड़ा सा लूज हुआ है। बड़ी इंटेंस गुफ्तगू चल रही, मैं खुद उसमें गुम हो गया हूँ। आपको भी मजा आ रहा होगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि अगर ब्रिगेड साहब किसी तरीके से वापस आ जाएं तो मैं उनको दोबारा लाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह करे कि उनसे राब्ता हो सके, क्योंकि इस तरह की डिस्कशन जो है वो नॉर्मली हम सुनते नहीं है, खास तौर पे पाकिस्तान से बाहर रहते हुए। तो हमें इस तरह के लोगों से बात करना बड़ा कम मुयसर होता है। तो मैं कोशिश करूंगा, और बल्कि लेट्स प्रे फॉर इट। मैं ब्रिगेड साहब से मैं उनसे कहता हूं कि वो किसी तरीके से दोबारा ट्राई करें और हम उनसे बात कर सकें, क्योंकि ये जो क्लाइमैक्स पे अब सिचुएशन पहुंची हुई थी, अब हम बस ये सारा कुछ हमने लेना ही है। अब फिक्र ना करें आप, ये चंद लम्हों की बात है। तो इंशाल्लाह ये जो हमारे दोस्त जो हैं ये कह रहे हैं जी कि डू यू थिंक वॉर विल बी अवॉइडेड। ये हमारे परमिंदर सिंह चौधरी साहब हैं, इंडिया से हैं। अवॉइड तो होनी चाहिए जी परमिंदर सिंह साहब। और लेकिन इन द मीन टाइम मैं थोड़ा सा गिर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो दोबारा अगर हमें ज्वाइन कर लें थोड़ी देर के लिए, तो मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ। तो ये सूरत हाल है। लेट्स सी, अगर तो ब्रिगेड साहब आ जाते हैं तो फिर दोबारा बात कर लेते हैं। और लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई सिग्नल का इशू हुआ है। उनकी कॉल आ रही है, मैं ऑन एयर ही कॉल लेता हूँ, ठहरे जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नहीं, वो इस तरह फिर नहीं हो सकेगा। चलें ब्रिगेड साहब, मैं ऐसे करता हूँ, मैं अभी ऑन एयर ही हूँ, मैं लोगों के सामने ही आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं आपसे इस वादे के साथ कि हम दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे, जो टेक्निकल इशू आया है उसको हम सॉल्व करके तो दोबारा हम बात करेंगे किसी वक्त। और ये अब आपका ये इशू कब खत्म होगा, ये जो टेक्निकल इशू है? अच्छा, तो फिर मोबाइल से आप उसी उसी लिंक को क्लिक करें ना, फिर वापस आप आ जाए। अच्छा नहीं, देखें ना, आपने जो मैंने लिंक आपको भेजा है, आप उसी को दोबारा क्लिक करें और उसी तरह आप एंटर हो जाएं उसमें। नहीं, आप नहीं आ रहे अभी तक। हाँ, तो उसको उसको अलाउ कर देना आप। सो आ गए आप, अब आप आ गए ले जी। वंडरफुल। वंडरफुल। थैंक यू पाकिस्तान में ब्रिगेड। लोड शेडिंग होती है। थैंक यू, थैंक यू। here you are। वंडरफुल, वंडरफुल, मजा आ गया। तो नाउ आई एम ऑन 4G। ये देखें, ये टेक्नोलॉजी के इश्यूज हैं। ये हम कह रहे थे कि जो मुख्तलिफ डोमेन्स हैं जी उसमें हम इंशाल्लाह अपने दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब आप जो बात कर रहे थे वो जरा मुझे दोबारा समझाएं। हमारे एक दोस्त हैं इंडिया से, वो पूछ रहे हैं कि क्या कैन वॉर बी अवॉइडेड। ये चाइना और इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं, हमारे दोस्त हैं इंडिया से, परमिंदर सिंह चौधरी साहब पूछ रहे हैं। आई थिंक वॉर कैन बी अवॉइडेड। सबसे पहले तो इंडिया को कंसीड करना पड़ेगा 370 की जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की है वो गलत की है। हाँ, दूसरा वो रोल बैक करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यह है कि इनको बॉर्डर्स रीनेगोशिएट करने पड़ेंगे इंडिया और पाकिस्तान के साथ, ठीक एज एग्जिस्टेड इन 1982 एंड एज दे एग्जिस्टेड इन 1959। ठीक। ठीक। पाकिस्तान ने जो बॉर्डर अग्रीमेंट जो बॉटल्स एक अग्रीमेंट किया, ट्रीटी तो नहीं की चाइना के साथ, दैट जी, वाज ऑन द मकाहन लाइन। तो मैकमोहन। नॉट मैकमोहन, मकाहन लाइन। तो हाँ जी, वही लाइन चलती है तिब्बत, सिक्किम, नेपाल तक। ठीक। तो अगर चाइना ने हमारे साथ उस पर किया है तो इंडिया के साथ भी कर सकता है। हम्म, इंडिया को जो अपना एक बिग पार्ट स्टेटस का सिंड्रोम है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं, वो और निकल नहीं सकते, ये इनका प्रॉब्लम वो है। मैं आई एम सॉरी टू से टू माय इंडियन फ्रेंड्स, लेकिन इंडिया का जो प्रॉब्लम है ना, ये जो मैग्लोमैनिया इनके सर पे चढ़ा हुआ है कि जी हम बड़ी ताकत हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये नहीं कर सकता ब्रिगेड साहब। इसी वजह से तो ये जंगें करते हैं। जी, आप इनका इंग्लिश मीडिया स्पेशली देख लें, मैं पूरा दिन फॉलो करता हूँ। हाँ, कितने जोश में होते हैं, फुदक फुदक के लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, कैसे उफ। बोल रहे होते हैं। रात को मैं रिपब्लिक टीवी देख रहा था, वो राहुल साहब हैं इंडिया टुडे पे। वो आजकल वो बड़े सही हुए हुए हैं।
आजकल बड़े सही हुए, नेक हो गए हैं। आज रात को सही हुए हैं, नक्शे के सामने खड़े थे, चुप थे। मैंने उन्हें ट्वीट भी किया था कि ये नफरतें फैलाने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। वो अर्नाब गोस्वामी साहब हैं, इस तरह के हाँ, ये और बहुत। दोनों जो है ना, ये तो मेरा ख्याल है कि इनको तो आजकल सांप सूंघा हुआ है, और नहीं, इनको समझ एक नहीं और आ भी रही। है, एक अत्थर साहब भी हैं, एक मारूफ रजा साहब भी हैं। अच्छा, वो भी हैं। वो भी हैं जी, ये ये ठीक हो नफरतें जाएंगे, एक हफ्ते तक ठीक हो जाएंगे। जी। मैं तो इनके शोज में नहीं जाता हूं, मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि ये पाकिस्तान के जो गेस्ट होते हैं उनकी माइक स्लो कर देते हैं और उनको अपना ही बोलने नहीं देते। हाँ हाँ, उनको बोलने का बोलने नहीं टाइम। देते। जी इनकी घुट्टी में बेईमानी पड़ी हुई है। जी। तो बलगीर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, अब जो जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, जब इन्होंने ये इनके अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा जी कि गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, अक्साई चीन भी हमारा है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब वो बड़के छड़के सब खत्म हो गई हैं, क्या हो रहा है अब? वो कहते हैं अंधे को अंधेरे में बड़े दूर की दूर की सूझी। सूझी। कराकरम पास बिल्कुल सामने है, दौलत बे गोल्डी के पास। ये पुराना पास है जहां से काफले जो हैं सिल्क रोड के चाइना में एंटर हुआ करते थे। ठीक, इस कराकरम पास को ये प्रोजेक्ट कर रहे थे इंडियन मीडिया में कि ये कराकरम हाईवे है जो हाँ। चाइना और पाकिस्तान को मिलाता है, खंजराव पास और सिंकियांग पे। हम्म। वो इसके मगरिब में 300 किलोमीटर दूर है। इंप्रेशन ये दे रहे थे कि हम बस उस शाहराह को काटने वाले हैं पाकिस्तान, इतना ये हाँ। झूठ बोल रहे थे। इनके मीडिया वाले भी बोल रहे थे, हालांकि नक्शा सामने लगा के झूठ बोल रहे होते थे। यहाँ तक कि कई पाकिस्तानियों ने भी मानना शुरू कर दिया कि यार वो तो बिल्कुल KKH कराकरम हाईवे के पास पहुंच गए। फिर मैंने समझाना शुरू किया, मैंने आर्टिकल लिखे, मैंने कहा वहां से वो 300 किलोमीटर मशरिक में है, फिक्र मत करें। वो 300 किलोमीटर अबूर करने के लिए उनको 6 पहाड़ क्रॉस करने पड़ेंगे जिनकी 8000 मीटर से ज्यादा हाइट है। राइट है। कैसे पहुंचेंगे वहां पर? ठीक बात, ठीक बात। तो ब्रिगेड साहब, एक और क्वेश्चन है कि वो पूछ रहे हैं कि वाज पॉलिटिकल सरेंडर ऑफ कारगिल a mistake by politicians or it was a right decision under the circumstances? I personally feel it was a mistake To surrender. To withdraw. We did not surrender. To हम withdraw from Kargil was a mistake. हमने ग्रेसफुली वहां से विड्रॉ किया पुरानी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, हमने सरेंडर नहीं किया। क्या हमारे कोई अफसर या सिपाही कैद हुए? हाँ। आपने जो कहानियां सुनी है कर्नल शेर खान की, लालिक जान की, हाँ। मेजर आजम बलोच की, अभी मैंने आपको किस्सा बताया है। हमारे क्रिश्चियन ऑफिसर थे मेजर सरमसज राउफ जी। वो कंपनी कमांडर थे कर्नल शेर खान के, तो बाद में शहीद हो गए वजीरिस्तान में गए, हाईली डेकोरेटेड। तो ये इन लोगों ने, जनरल मसूद, लेफ्टिनेंट जनरल मसूद जो रिटायर हुए, ही वाज हाँ द जी। ब्रिगेड। मेरा अपना बिल्कुल। रूम में PMA का नुसरत खान सियाल ब्रिगेडियर, वो भी उस हाँ। मार्के में शहीद हुए। सो देयर सो मेनी मेमोरीज, नो प्रिजनर्स टेकन बाय इंडिया। तो सरेंडर तो किस चीज की बात कर तो रहे ये एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इफ नीडेड कैन वी रिपीट कारगिल? हैं? ये कहने की बात नहीं है, मैंने आपको 15 मिनट कहा है ना, जब वो वैली कर। ब्लॉक हो जाएगी, हाँ। जो वैली 15 मिनट में मुल्क ब्लॉक कर सकता है, वो इनकी टाइगर हिल की चोटियां भी 15 मिनट में तबाह कर सकती है। हमने तो अपने तमाम हथियार ही इस्तेमाल नहीं किए थे कारगिल वॉर में, पाकिस्तान एयरफोर्स तो इस्तेमाल ही नहीं हुई थी। हाँ। जी। तो ये जो सिचुएशन है, फिर तो बड़ी मेरा ख्याल है कि कश्मीरियों के लिए, और ख़ास तौर पे जो इन्होंने किया है 5 अगस्त को, उसके बाद तो ये सिचुएशन अब काफ़ी मेरा ख्याल है कि बहुत बड़े लेवल पे जोग्राफिक जो एक टेंडेंसीज हैं जो हम देख रहे हैं कि इम्प्लीकेशन उसकी हो सकती हैं कि पूरी की पूरी जो बॉर्डर्स हैं वो रीअलाइन हो सकते हैं, रीडिज़ाइन हो सकते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक सोशल एक्सप्लोजन, प्रेशर कुकर में इन्होंने कश्मीर की आबादी को 300 दिन से ज्यादा के कर्फ्यू में बंद किया हुआ है। कभी ना कभी तो ये फटेगा ना, उबाल निकलेगा। ये सोशल एक्सप्लोजन है। सोशल एक्सप्लोजन इज द वर्स्ट थिंग इन वॉरफेयर, सोशल डिमेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ से आइडियोलॉजी निकलती है, जहाँ से मोटिवेशन निकलती है, जहाँ पे इंसानों में विल पावर टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ निकलती है। लंबी जंगों में हमेशा आखिरी फतह सोशल डायमेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होती है। आप दुनिया एब्सोल्युट। तो ये इंडिया के हक में है।
तो फिर ये जो पार्टीशन का एक एजेंडा था जो अनफिनिश था, और वो उससे मुराद मेरी ये है कि जूनागढ़ और हैदराबाद जो है ये तो फिर वो भी आएंगे बीच में। शायद किसी स्टेज पे आ जाए, लेकिन बहसियत एक स्ट्रेटेजिस्ट आई विल लाइक टू निबल, छोटे छोटे बाइट मारूंगा, आस्ता आस्ता आगे जाऊंगा, एकदम नहीं। डू नॉट जिसको ओपन। कहते हैं इस्लामी स्लाइसिंग। हाँ बिल्कुल। आपकी स्ट्रेटेजी की जुबान में। जी। ठीक है। तो ये जनाब मुख्तलिफ लोग जो हैं हमारे वो देख रहे हैं आपको, और वो कह रहे हैं कि इज इट द स्टार्टिंग टाइम ऑफ गज़वा हिंद? वेल नसीम हजाजी के नावल के हिसाब से और बाकियों के हिसाब से तो गज़वा हिंद भी हो सकता है, लाल किले पे झंडा भी लग सकता है। फॉर अ सोल्जर इट इज ब्रूटल वॉरफेयर। ठीक है ना? आई फील इट इज टाइम फॉर अ वेरी ब्रूटल वॉरफेयर। ब्रूटल वॉर जो हो सकती है। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताएं, मैं आपके बिल्कुल चेहरे के पीछे बड़ी खूबसूरत तस्वीर मुझे कायद आज़म की नजर आ रही है, जी और कायद आज़म आपको भी देख रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं। तो जी। जब हम ये देख रहे हैं कि कायद आज़म हमें बड़े कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एज अ नेशन एक तो ये मुझे बताएं कि आपको इतना प्यार जो है वो कायद आज़म से क्यों है, और दूसरा ये बताएं कि एज अ नेशन हमें क्या करना चाहिए उनके उनके आइडियल्स को सामने रखते हुए। मुझे नहीं मालूम आपने फेसबुक पे मेरे एल्बम्स देखे हैं, तस्वीर, एक तस्वीर में मेरे वालिद और कायद आज़म इकट्ठे खड़े हैं बलूचिस्तान में 1947। माशाल्लाह। उसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथी थे। 1947 में मिशन हॉस्पिटल कोयटा में जो जलसा हुआ था क्रिश्चियंस के साथ, कायद आज़म, एक तरफ कायद आज़म थे सेंटर में, एक तरफ मेरे वालिद थे, एक तरफ काजी ईसा साहब थे। माशाल्लाह। ये तो हिस्ट्री है। 23-24 मार्च को मेरे वालिद मीनार पाकिस्तान पे मौजूद थे, उन्होंने नज़म भी लिखी थी। तो माशाल्लाह। पाकिस्तान से तो मेरा ये रिश्ता है, ठीक है ना? मेरे वालिद ने जोड़ा था, और हमारा तो एक ब्लड रिलेशन है पाकिस्तान से। हम यहाँ पैदा हुए, फिर यहाँ की फ़ौज में इतना अरसा, 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसा गुजारा है। तो पाकिस्तान इज़ इन आवर ब्लड, कायद आज़म इज़ इन आवर ब्लड। तो मेरे दफ्तर में या पाकिस्तानी किसी भी दफ्तर में आप देखेंगे, यू विल ऑलवेज सी कायद आज़म स्टेयरिंग डाउन इट, कि आपने गलत काम नहीं करना, हाँ आपने इसको कायम रखना है। हम सोल्जर्स जो है ना, वी आर वेरी मिशन ओरिएंटेड। हाँ। हमारे इस मिशन में कभी लचक नहीं होती। मेरे मोबाइल पे जो तस्वीर होती है मेरे पेरेंट्स की होती है, माँ बाप की। व्हेनेवर आई यूज माय मोबाइल, सबसे पहले उनकी तस्वीर आती है। दे स्टे डाउन एट मी, सही क्या बात, रास्ते। दैट्स द मोटिवेशन। क्या बात, क्या बात। ब्रिगेड साहब, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि डिस्कशन को ख़त्म करूं। रियली एक तो ये है कि आपके साथ एक अरसे के बाद मुलाकात हुई है, और आपके साथ चूंकि एक मेरा दिली ताल्लुक है, एक ब्रादराना ताल्लुक है, आज उसकी एक रिवाइवल भी हुई है। दूसरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑफ एंड ऑन, स्पेशली ड्यूरिंग दिस क्राइसिस जो अभी तक हम देख रहे हैं, इसके ऊपर आप थोड़ा सा हमें टाइम और हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा टाइम निकालते रहिएगा। मुझे पता है आप यू आर टू ऑक्यूपाइड इन योर schedules whatever you're doing, लेकिन उसमें से भी थोड़ा सा टाइम हमारे लिए जरूर निकालिए। जी, इस वक्त 43 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, बिजली गई है, मेरा पसीना आपको नजर आ रहा है, लेकिन मैं नहीं, बड़ी नवाजिश है आपकी। मैं रियली आई एम पर्सनली वेरी वेरी obliged। और जिस तरीके से, खासतौर पे जिस तरीके से आपने एक अपबीट किस्म की बात की है, और जिस तरीके से आपने मोरल लोगों का उठाया, वो जिस तरह एक सोल्जर उठाता है ना, वो आपने उसी तरह मोरल आज हमारी कौम का उठा दिया है। और हमें ये पता चला है कि हम लोग इतने भी वो गए गुजरे नहीं है, और अगर खुदा ना खास्ता वक्त आया तो ये कौम जो है वो एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत आपका। शुक्रिया। और आखिर में दुआ कि मेरी तमाम इज्जत के लिए काफी पाकिस्तानियों के लिए कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में मेरी दुआएं। आप है। सब बहुत महफूज। शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया। और आखिर में मेरी दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा, तू दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे इसरार किसानों को ब्रिगेडियर साहब के साथ इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद।